मीना जी, आपका बहुत बहुत शाहबाद। और जो हमारी जो संख्या युवाहार कार्यक्रम में मोबाइल की संख्या कम दिखती है, परंतु एक एक मोबाइल से 25-25, 30-30 साधक लोग सुनते हैं, जैसा कि रंजना जी दिखा रही हैं। हर क्लास में हमारे योग शिक्षक एक मोबाइल से सारा युवाहार कार्यक्रम सबको दिखाते हैं। और यह कार्यक्रम इसलिए जन जन तक पहुंच रहा है, और देश के सब विभिन्न राज्यों में से हमारे योग शिक्षक, योग साधक और संगठन के भाई बहन जहां जहां योग करते हैं सुबह से, वहां यह युवाहार कार्यक्रम दिखाते हैं, चर्चा भी करते हैं। और यह युवाहार कार्यक्रम की चर्चा लगातार चल रही है। ये लोकप्रिय कार्यक्रम होता जा रहा है, क्योंकि ये स्वैच्छिक रूप से कार्यक्रम चल रहा है। और हमारे वैज्ञानिक और किसान और समाज सेवी, वरिष्ठ पद्मश्री और आईएएस, आईपीएस, राजनीतिक सभी धर्मगुरु इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन दे चुके हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय शरद वर्मा जी को, जो हमारे एक ओजस्वी वक्ता हैं, क्रांतिकारी किसान हैं, और वह करके दिखाते हैं। वह कहते हैं कि हम जो कहें, हमारा विचार, वाणी, व्यवहार जो हो, वही हमें प्रदर्शित करना चाहिए। और वह उनकी पीड़ा है। उन्होंने इतना कृषि के क्षेत्र में इतना अच्छा कार्य किया है कि हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमारी आदरणीय बहन कंचन शरद वर्मा जी को कृषक कर्मण से सम्मानित किया है। और आप प्राकृतिक जैविक खेती का एक उदाहरण पेश कर चुके हैं। इतना और पूरे नर्मदापुरम जिले में ही नहीं, मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के साथ देश में आपका नाम सरकार जानती है, प्रशासन जानती है, हमारे किसान भाई जानते हैं कि आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सब विजिट भी कर चुके हैं वहां पे। मैं ऐसे शख्सियत को आमंत्रित करता हूं जिनके मन में समाज के लिए, सरकार के लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए दर्द है, पीड़ा है, हमदर्दी है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय शरद वर्मा जी आए और हम सबको अपना प्रबोधन, अपने मन की बात समर्पित करने का कष्ट करें। आदरणीय आज के चीफ गेस्ट महोदय शरद वर्मा जी, इटारसी, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज बहन जी ने बहुत अच्छी योगशाला ली और बहुत सारे योग, नए नए योग सीखने को मिलते हैं प्रतिदिन। रंजना बहन जी हमेशा ऐसे कलेक्शन करती हैं कि नया नया योग करने को मिलता है और हर योग में एक नयापन आ जाता है। इतने अच्छे भजन सुनने को मिलते हैं। ये सदन की बड़ी खूबसूरती है। ये योगाहार कार्यक्रम से मैं जब से जुड़ा हूँ, मुनीलाल सर और दादू ने जब जोड़ा था, मैं आपको बता दूं कि मैं आज तक कभी भी मेरी गैरहाजिर नहीं है। अगर मैं कितना भी जरूरी काम हो, लेकिन इससे जरूरी कोई काम नहीं कि मैं इससे ना जुड़ूं। पूरी कोशिश करता हूं कि मैं इसमें जुड़ूंगा और जुड़ता हूं। इस सदन की कुछ खूबसूरती है, इससे कुछ लाभ मिल रहा है, इसलिए जुड़ते हैं। ये एक ऐसा मंच है, जैसे योगाहार कार्यक्रम जो है, योगाहार कार्यक्रम का जो वृक्ष है वो बड़ से भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है, जो पूजनीय होते जा रहा है। और सभी लोगों को इसमें ऊर्जा मिलती है, किसी भी क्षेत्र में मिलती है। शरीर से हो, खेती से हो, मन से हो, दोस्ती से हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पे ऊर्जा नहीं मिलती। उस ऊर्जा का जो लाभ लेना चाहता है वो ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। मैं अपना बता दूं कि मुझे काफी सपोर्ट मिला खेती में। बहुत सारे ऐसे वाकया अगर मैं बताने लग जाऊं तो ये सदन में समय कम पड़ जाएगा। कई चीजों में अनुभव का लाभ लिया, बहुत सारी चीजें इस सदन से सीखी, सामाजिक चिंतन सीखा। मैंने देखा है कि जब स्वामी जी जैसे भोपाल आते हैं, मुन्नीलाल सर की स्पीड, जैसे गाड़ी में अगर 100 है तो 200 स्पीड हो जाती है। इतनी तेज गाड़ी और इतना तेज, और वो मिला के रहते हैं। अगर उनको स्वामी जी से आपको मिलवाना है, भले वो एरोड्रम में, प्लेन में बैठ जाए या कहीं बैठ जाए, उन्होंने कह दिया आपको मिलवाना है ना, वो मिलवा के रहेंगे। 3-4 बार स्वामी जी से
मुनीलाल सर जी ने मिलवाया हमें, तो ऐसा लगता है जब स्वामी जी के चरणों को छू लें तो ऐसा लगता है जैसे रिचार्ज हो गया, एक चार्जेबल बॉडी हो जाती है पूरी। पता नहीं क्या मतलब होता है ये, जी नहीं पाया क्या है ऐसा, लेकिन ये है थोड़ा कि स्वामी जी के चरणों को अगर छू लें, मेरा अपना अनुभव है कि रिचार्ज हो जाते हैं और 5-6 महीने में फिर से इच्छा होने लगती है कि उनके चरण कहीं कहीं छूने को मिल जाए। जी, मैं आपको थोड़ा सा टोक रही हूँ, एक अनुभव सुना दूं अपना, अभी तो मैं याद आ रखी है, मैं फिर भूल जाऊंगी। हाँ जी जी, आजकल अरे जी जी, बहन जी, जी हाँ जी, सुनाइए हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद का। मैं आजकल बेंगलुरु में आ रखी हूँ, कर्नाटका में, बेंगलुरु में मेरे दोनों बच्चे जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं। तो मैं जिस दिन फ्लाइट से आ रही थी बेंगलुरु, मतलब 7 जून की फ्लाइट से आ रही थी, तो मैं ऐसे फ्लाइट में बैठी हुई थी, आपने स्वामी जी की याद दिलाई, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो मैं फ्लाइट में पीछे बैठी थी, मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना था, तो जैसे मैं आगे निकलती हूँ तो क्या देखती हूँ, वहां पे साध्वी देवप्रिया दीदी जी वॉशरूम की तरफ जा रही हैं। तो मैंने सोचा यार, मैं आंखें मलते बार बार मली कि दीदी कहाँ से हुई, यहाँ फ्लाइट में कहाँ से आई, ढंग से देखा, फिर मैं वहां, मैंने कहा मैं आगे जाती हूँ, और वॉशरूम के दरवाजे पे खड़ी हो गई कि दीदी जी बाहर आएंगी तो दिख जाएंगी। तब तक क्या देखती हूँ कि फ्रंट सीट में स्वामी जी बैठे हुए हैं, हमारे बाबा जी बैठे हुए थे। और मैं तो अवाक रह गई, मैं मतलब मेरी ना आंखें खुली की खुली, न तो मैं बोल रही हूँ क्या मैं गलत देख रही हूँ या सपना देख रही हूँ, और खड़ी रह गई ऐसे। फिर मैंने, बहुत देर हो गई, स्वामी जी मुझे देख रहे हैं और मैं स्वामी जी को देख रही हूँ। फिर मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा स्वामी जी प्रणाम, पैर भी नहीं छू रही, भूल गई पैर छूना, इतना ध्यान मग्न हो गई। फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपका पैर छू सकती हूँ, बोले क्यों नहीं छू सकती है। मैंने कहा पैर छुए, मैंने कहा मैं उत्तराखंड से हूँ। फिर दीदी जी से बात हुई, फिर उनसे मैंने फोटो, तो स्वामी जी ने कहा तू बहुत अच्छी बेटी है, आशीर्वाद दिया मेरे को। फिर उन्होंने स्वयं सेल्फी ली, मैं बहन जी को फोटो डालूंगी, ये मेरे पास उनका नंबर आ रखा, रंजना जी का। तो उन्होंने फोन पकड़ा और सेल्फी ली। फिर यहाँ कर्नाटक में उनका शिविर था 8 तारीख को, 8 जून को। फिर उन्होंने मेरे को वहां पे बुलाया, वहां भी उन्होंने उस दिन के एपिसोड में मेरा नाम लिया कि उत्तराखंड से एक बेटी आ रखी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका, अपना अनुभव आपसे शेयर किया, धन्यवाद। माफी चाहूंगी। जी बहन जी, कोई बहुत बहुत अच्छा है। बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर स्वामी दीदी, आपको जी आशीर्वाद है, मिला है। भगवान तो है, तो ये बातें तो सदा होती हैं। खुश रहिए। तो ये है, अगर 5-6 महीने में स्वामी जी के चरणों में अगर छूने को मिल जाए तो ऊर्जा मिलती है, और ये ऊर्जा काफी दिन चलती है। तो मैं तो हमेशा मन से कहना चाहूंगा, जिसको भी मौका मिले तो मुन्नीलाल सर जी से जरूर संपर्क करके चरणों में, गुरुजी बहुत जल्दी नंबर लग सकता है अपना, तो नंबर मैं लगाएं। मैं मैं भी मैं आदरणीय शरद जी, 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल गौर साहब के पास बैठा था और परम पूज्य स्वामी जी की चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा आप लोगों को परम पूज्य स्वामी जी की ऊर्जा का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ, बाबूलाल गौर साहब के ये शब्द थे, क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए हैं। बोले जब परम पूज्य स्वामी जी के चरणों को कोई छू लेता है, या वो जिनको वो हृदय से लगा लेते हैं, वो कृतार्थ हो जाता है, और उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि संसार के कोई भी कार्य वो व्यक्ति कर सकता है। ये बोले बाबूलाल गौर साहब ने कहा कि ये मेरा अनुभव है, और मुझे बीच बीच में 6-6 महीने में परम पूज्य स्वामी जी का सानिध्य अगर मिलता रहेगा तो मैं हर कार्य विश्व की कर सकता हूँ। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल गौर साहब के सवाल थे। और हमारे जो शिवराज सिंह चौहान जी, वो साल भर में एक बार जरूर परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। वो कहते हैं इनकी ऊर्जा हमें मिल रही है। ऐसे कई राजनेता, कई सामाजिक कार्यकर्ता, और कई हम सब लगातार, अगर हमें 3 महीने में, 6 महीने में अगर परम पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है, जैसा आप शरद जी कह रहे हैं, तो अशांति होने लगती है, कब परम पूज्य स्वामी के दर्शन में। बस यही बात, सही बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल यथार्थ, हम सबके मन की बात है कि हर 6 महीने में परम पूज्य स्वामी जी का सानिध्य हम लोगों को हर हालत में चाहिए होता है, और उसी से हम सब जो है अपने कर्तव्य मार्ग पर चल रहे हैं। जी आदरणीय शरद जी, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैंने देखा एक बार स्वामी जी जब भोपाल आए
और काफी अच्छा कार्यक्रम चल रहा था मुख्यमंत्री जी का। तो जब शराबबंदी पे कुछ बात होनी थी तो उन्होंने स्वामी जी से रिक्वेस्ट करके पीछे ले गए और कहा कि आप शराब को बंद करने का मत कहिएगा। रिक्वेस्ट करी उन्होंने और स्वामी जी के पैर पड़े। मैंने कहा देखो आदमी की ताकत। एक मुख्यमंत्री भरे मंच में स्वामी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऐसा ना कर दें। यानी कितनी बड़ी चीज, ये छोटी छोटी चीजें नहीं है, ये बहुत बहुत कीमती चीज है। तो स्वामी जी के एक बार हम लोग दादू के साथ गए, मुन्नीलाल सर जी ने करवाया, तो दादू ने लेट मतलब पूरा लेट के उनके चरणों को छुआ। और मैं बता दूं, मुझे इतना मतलब मन को छुआ वो बात। वो जब तक नहीं उठे जब तक स्वामी जी ने नहीं उठाया उन्हें, वो लेट ही रहे। और फिर स्वामी जी ने उनको भैया पकड़ के उठाया, भैया उठो। जब वो दादू उठे, यानी ऊर्जा लेने का जो मौका जो मिलता है और जैसे लेते हैं तो वो ऊर्जा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। और 5-6 महीने बिल्कुल इतना रिचार्ज हो जाते हैं, ना शरीर में कोई बीमारी, और जो लक्ष्य दिख रहे हैं वो छोटे दिखने लगते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमेशा स्वामी जी का जहां भी, जिसको भी, जैसे भी मौका मिले तो छोड़े ना, और चरण छूते समय हमारी तरफ से भी छू ले। बस इतना कहना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि ये योगाहार कार्यक्रम से क्या लाभ हुए। दादू ने कुछ किसानों को मेरे पास लेके आए ट्रेनिंग में। हम लोगों ने इस योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से उन किसानों से हम जुड़े, उन्होंने लेके आए, चर्चाएं हुई। उन्होंने बताया कि इस समय किसी किसान ने, दादू ने बताया कि किसी किसान ने 50 एकड़ में टमाटर लगाया हुआ है। मैंने दादू से कहा कि दादू टमाटर तो लगाया है, पर ये समय इसने गलत चुना है। इतने मेहनत करी है, ये टमाटर 2 रुपए किलो बिकेगा। तो दादू मंच में है, वो मेरे तरफ देखने लगे कि ऐसा। मैंने कहा दादू ये बहुत अनुभव है मेरे पिताजी के अनुभव से, और मुझे बहुत मतलब, मैं को 30 साल हो गए लेकिन मेरे पीछे 80 साल का मेरे पिताजी का अनुभव है। तो मेरा अनुभव काफी बड़ा हो गया। और उसके साथ ये योगाहार कार्यक्रम का मेरे साथ इतना सारा सपोर्ट है, तो मैं अपने बता रहा हूँ कि ये टमाटर ये बिकेगा। तो वो लेके आए 2 किसानों को। मैंने उन्हें बताया कि भैया आप लोग मत लगाओ, आप स्वीट कॉर्न लगाइए। जो आपके आसपास मेले लगते हैं, कोई भी बड़ा मेला लगता है, उसकी डेट निश्चित कर लो और उससे आप 90 दिन पहले आप अपना स्वीट कॉर्न लगा लो कि भैया ये मेला यहाँ पे भराता है और 90 दिन मुझे पहले स्वीट कॉर्न लगाना है। वहां आप भुट्टा जो बेचोगे तो 25 रुपए से लेके 20 रुपए तक आपका भुट्टा आराम से सेल हो जाएगा। और ये बल्लर है, ये अपने बुजुर्गों ने दी हुई बल्लर है। इस बल्लर को हम लोगों ने खेतों में ले गए और खेतों में बहुत अधिक उत्पादित करा, तो इसके बीज दिए उनको हमने कि आप ये बल्लर के बीज ले जाइए। और उन्होंने दादू की बात, हमारी योगाहार कार्यक्रम की बात मानकर अपने खेतों में बल्लर लगाई और स्वीट कॉर्न लगाया। बल्लर में इतनी इनकम हुई कि ओम वो भाई जी, बता नहीं पाए। ओम भाई जी, मैं बीच में बाधा डाल रही हूँ। मैं ना बल्लर नहीं समझ पा रही हूँ, ये बल्लर क्या होता है? सेम मैं सेम यूपी अच्छा बालोहर सेब। बोलते हैं, सेम बोलते हैं, बल्लर बोलते हाँ, हमारे यहाँ सेम बोलते हैं। मैं कल भी पूछना चाह रही थी, फिर मैंने लगे कल भी जुड़ेंगे शरद भैया तो कल पूछूंगी। ठीक है भैया। हैं। ओम जी। तो ये सेम का इतना उनने उत्पादित लिया। और मैं मंच को बता दूं कि वो योगाहार कार्यक्रम को शायद ऐसा कोई दिन नहीं कि धन्यवाद नहीं करते होंगे, क्योंकि मैंने जितनी बार उन्होंने बहुत सारे किसानों को बताया कि हम वहां पे योगाहार कार्यक्रम के इन सदस्यों से मिले और ये चीजें हम लोगों ने पाई, तो लगता है कि ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है किसको कहाँ फायदा दे जा रहा है। इसकी अगर खोज की जाए तो लाखों में निकलेगी। कितने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, ये छोटी मोटी चीजें नहीं। पिछली बार 3 किसानों ने लगाए। इस बार योगाहार कार्यक्रम में मैं बताना चाहूंगा कि 300 लोग बल्लर लगा रहे हैं। 300 लोग इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत 300 ऐसे लगा रहे हैं जिन्होंने कभी बल्लर लगाई नहीं अपनी खेतों में, सेम को लगाया नहीं, वो लोग लगा रहे हैं। तो मैं इस योगाहार कार्यक्रम की उपयोगिता बताना चाहता हूँ कि कितनी महत्वपूर्ण है।
किसी चीज का टारगेट पूरा करना हो तो पवन सर बताते हैं कि मिसाइल जैसा होना चाहिए, कैसे ऊपर आसमान में कहाँ जाके स्थापित हो जाती है वैसा होना चाहिए। तो ये जो टारगेट्स है, ये जो चीजें हैं, ये सीख सीख के ही होती हैं। हमने किसी को सिखाया, किसी से हमने सीख लिया। ये सीखने सिखाने का मंच है और सीखने सिखाने का खेती में हमेशा आप दरवाजा खुला रखें, हमेशा आप सीखते रहें और जब भी आपको सफलता मिलेगी। बल्लर अब 300 लोगों को लग रही है। आप सोचिए एक जैविक जिसमें बहुत कम, एक माहू आती है और कोई कीड़े आते नहीं बल्लर में, आपको बता दें, और इतनी प्रोटीन वाली और इतनी ताकत वाली चीज है बल्लर सेम जो है वो बहुत, और इसकी लाइफ ज्यादा। आप 5-6 दिन में अगर कहीं मार्केट में दूर भी पहुंचाएंगे। हम लोगों ने लखनऊ मार्केटिंग करी, पंजाब में मार्केटिंग करी, क्योंकि हमें 5-6 दिन इसको ले जाने में सहूलियत होती है। तो ये बहुत अच्छी वेराइटीज हैं। और आपको बता दें उन्होंने स्वीट कॉर्न लगाया। आप दादू से पूछिए कितना हुआ उनका मक्का। अब वो बोलते हैं कि साहब मैं क्या बताऊं, मेरा 60-70 कुंटल प्रति एकड़ हुआ। तो हमने कहा भैया ये चीजें तो आप मंच में मत बोलो, 70 कुंटल तो हम मानेंगे नहीं आपकी बात, लेकिन साहब आप देखिए उनको उत्पादित कितना हुआ। इन्हें किसी चीज की अगर टाइमिंग ले ले, अब मैं आपको बताऊं वो टाइम आ गया था और टमाटर उनका 2 रुपए किलो बिकने लगा था। दादू जी का फोन आया मेरे पास कि भैया वो टमाटर तो 2 रुपए किलो बिक रहा है और वो बहुत परेशान है। मैंने कहा दादू देखो, मैंने आपको 3 महीने पहले रिजल्ट दे दिया, आपको समय तो पकड़ना पड़ेगा। मैं इस मंच से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब तक अगर आप समय नहीं पकड़ेंगे, समय निकल के किसी चीज को लगाएंगे तो 2 रुपए किलो बिकेगी और वो अपने को घाटा होगा और अपने मन को छोटा करेगा। आप वो सब्जी को डिजाइन करिए अपने खेत में, अपने खलिहान में, जो कि अपने को पैसा अच्छा दे। जब आप झोला लेके जाते हैं वो 100 रुपए किलो की सब्जी ला सकते हैं, तो उसको उत्पादित क्यों नहीं कर सकते? आप उत्पादित करते हो तो आपकी 2 रुपए किलो बिकती है। आप सब्जी लेने बाजार जाते हो तो 100 रुपए की लेके आते हो। भैया तो जो 100 रुपए की लेके आते हो वो क्यों नहीं करते? आज किसी ने बोला कि मुझे पॉली हाउस लगा नहीं सकता। मैं बता दूं आपको कि छोटी छोटी टनल्स लग जाती है। अभी हम प्रैक्टिकल में बताएंगे, इस बार ट्रेनिंग का सेशन भी चलाएंगे कि टनल आप छोटी छोटी अपने खेतों में बांस की पिंचियां लगा के, टनल लगा के आप भारी बारिश में भी धनिया की खेती कर सकते हैं। धनिया की पत्ती 100 रुपए किलो बिकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका सिर्फ समय से अगर पकड़ लिया जाए तो आप जीत जाओगे। अगर आप समय से सुबह से योगाहार कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो ही आपको फायदा मिलेगा। आप समय छोड़ देते तो कैसे मिलेगा? हर चीज में समय की वैल्यू है। आप समय को बहुत तगड़े तरीके से पकड़िए और अपनी सब्जियों को समय के अनुसार डिजाइन करिए। आप बाजार में देखिए कि भाई जो बाजार में 100 रुपए किलो सब्जी बिक रही है वो भी किसी किसान की है ना, कोई बाहर से आ नहीं रही, किसान ही पैदा कर रहा है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें समय का। और बीज, बढ़िया उन्नतशील बीज, अपना घरेलू बीज बोएं, बहुत अच्छे तरीके से उसका उत्पादित करें और उसकी मार्केटिंग जब ही होगी जब आप एक अच्छे निश्चित समय से उसकी डिमांड पे बोएं। अब हम लोग बल्लर 2 महीने पहले निकालते हैं तो वो 70 से 80 रुपए किलो तक बिक जाती है। अब इस बार दादू लगा रहे हैं 1 एकड़ में प्रैक्टिकल पे। पहले उन्होंने तरबूज लगाया था, किसी कारण से वो हो नहीं पाया, लेकिन इस बार वो बल्लर भी उन्होंने 1 एकड़ में लगा रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ लगा रहे हैं कि उन्हें पूरा उत्पादित लेके इस सदन को बताना है कि कितना उत्पादित होगा। तो ये सदन के प्रैक्टिकल्स हैं। ये सदन के लिए जो डल रहे हैं ये डेमो है। ये डेमो है, ये आपको हमको ऊर्जा देंगे कि कैसे क्या हमने उत्पादित करा है। हमें जब अच्छा लगता है कि हमारे भाई, हमारा किसान भाई बोलता है कि हमें 1.5 लाख रुपए की इनकम हो गई, तो हमें लगता है कि इस सदन के पैसे पूरे वसूल हो गए। तो ये चीजें रहती हैं बहुत अच्छी। इस चीजों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। मैं अभी केबीके गया था, वहां पे केबीके में जब 2-3 दिन मैंने प्रशिक्षण लिया, तो प्रशिक्षण लेने के बाद मुझे 1 दिन का टाइम मिल गया, तो मैंने भगवान दास कुशवाहा जी हैं वहां पे, जो बड़े भ्राता हैं, मैंने उन्हें फोन लगाया
कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और मैं अब आपके पास आना चाहता हूँ। तो वो बोले कि भैया यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो मैंने कहा आप एड्रेस दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बोले मैं लेने आ रहा हूँ, आप वहीं पे रहिए, आप कहीं मत जाइए, मैं गाड़ी से आपको लेने आ रहा हूँ। मैं बता दूं साहब, वो 1 घंटे भी नहीं लगा होगा और वो मेरे पास मुझे लेने से आ गए अपनी मोटरसाइकिल से। और जब लेने को आए तो मैंने देखा कि वो मुझे बिठाया और वहां पे जो अपना सेंटर है पतंजलि का, वहां ले गए। चलिए सेंटर आपको घुमाते हैं। इतना अच्छा सेंटर लगा वहां का मुझे, जबलपुर का, कि ऐसा सेंटर तो शायद भोपाल में भी नहीं है, मतलब हमारे क्षेत्र में इतनी बढ़िया। और वो जो अग्रवाल साहब हैं, इतने बढ़िया, बहुत अच्छे से उन्होंने आदर देके हमें बिठाया। और वहां पे उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी जो अमरूद का वो पिलवाया, तो इतना अच्छा लगा हमें। हमने कहा देखो कितनी बढ़िया, और उनका जो आदर करने का तरीका और जो बहुत अच्छा था। फिर भ्राता जी ने उनके घर पे हमें ले गए और उनका खेत भी हमारे खेत जैसा ही है। वो हम लोग जैसे खेत पे रहते हैं, ऐसे वो भी खेत पे रहते हैं। बहुत सारे उन्होंने आयुर्वेदिक पौधे अपनी मेड़ों पे लगा रखे हैं, बहुत सारे। और मैंने देखा कि तमाम गांव के लोग उनसे पूछते रहते हैं कि भैया मैं और वो पतंजलि की जो विशेष दवाएं हैं वो रिकमेंड करते रहते हैं। तो उनकी बात चली है, मैंने देखा खेती से वो पैसा कमा रहे, बहुत अच्छा खेती से पैसा कमा रहे। दूसरा देखा मैंने, वो पतंजलि की दवाओं से पैसा कमा रहे। मतलब वो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो आदमी शाम को, यानी दिन में खेती, रात में भी खेती, यानी आदमी की खेती कितने तरीके से हो रही, कितने तरीके। वहां जाके एक चीज और सीखी कि यार ये काम तो अपन भी कर सकते हैं, इतना बड़ा वो नहीं है ये काम, इस काम को अपन भी कर सकते हैं। इतना बढ़िया उनका काम चल रहा। मैंने देखा कि वो शाम को अपनी दवाएं बेचते, मेड़ों में उन्होंने इमारती लकड़ियां कर रखी हैं, तो उनको बेचने का उनका चल रहा था। तो उन्होंने मेड़ों में 2-2.5 लाख रुपए की लकड़ी आपको बताएं बेची। और बहुत अच्छा लगा है ना, मेड़ों से कमाई, खेतों से कमाई, विचार से कमाई, और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से कमाई है ना। ये मंच की खूबसूरती आप देखें तो मेरे ख्याल इतनी खूबसूरती शायद किसी मंच पे मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। भ्राता जी ने मुझे ऐसा लगा कि कोई मैं अपने बड़े भाई के पास आ गया हूँ। उन्होंने इतने, मतलब हर चीज का ध्यान है। लाइट चली गई तो मच्छरदानी लगवाई उन्होंने, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि कोई पारिवारिक अपन सदस्य नहीं हो। तो इस सदन की खूबसूरती की, जो सारे लोग हैं इसके, वो भाई से ज्यादा गहरा संबंध है, बहन से ज्यादा गहरा संबंध है, माता से ज्यादा संबंध है। इतना गहरा संबंध मैंने मतलब पाया है और देखा है कि कितना सम्मान मिलता है। अरे 2 रोटी तो खाने को कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन इतने सम्मान के साथ इस योगाहार कार्यक्रम की जो जैविक चपातियां हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है। वो बहुत नसीब वाले लोगों को ही मिलती है। मैंने देखा उन्होंने इतने आदर, मैं साहब बताऊं आपको, खाना ज्यादा खा लिया मैंने शाम को। मैंने फिर मुन्नीलाल सर को फोन लगाया, मैंने कहा सर, अरे बोले वो हर बार मेरा भी ज्यादा ही हो जाता, वहां जाओ। तो बड़ा मतलब इतना सम्मान। तो ये मंच की विशेषताएं हैं। खेती ले लो, स्वास्थ्य ले लो आदमी का, पर एक इनकम की मैंने वहां पे एक नई चीज सीखी है कि अपना अगर कोई छोटा सेंटर डल जाए तो उससे अपन लोग भी इनकम कर सकते हैं। और इस रूप में मैं जरूर प्रयासरत रहूंगा और आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी अग्रवाल जी। वो बढ़िया लगे हुए हैं अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ, बहुत अच्छे से सेवा भी कर रहे हैं और दवाएं बेच रहे हैं। आप बताइए ऐसा कौन होगा। आज हॉस्पिटल है, खुलते चले जा रहे हैं, खुलते चले जा रहे हैं। अगर इन चीजों को अपन बढ़ावा नहीं देंगे तो क्या होगा। कोरोना जैसी महामारी से स्वामी जी ने कितने लोगों को बचाया होगा, वो शायद उसका रिकॉर्ड नहीं, लेकिन ऊपर वाले के रिकॉर्ड में जरूर रिकॉर्ड हो गया कि किसने सही तरीके से लोगों को बचाया है। आज लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके भी हॉस्पिटलों में अपनी जान गंवाई है। तो ये चीजें आज इतने धड़ाधड़ हॉस्पिटल खुल रहे हैं। किसी को देखा है कि कोई
राज्य जैविक होने वाला है, लेकिन वहां हॉस्पिटलों के खुलने की संख्या कम नहीं हो रही, निरंतर खुलते जा रही है। और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, पहले तो 25-50 बेड के थे, अब जो हॉस्पिटल बन रहे हैं वो 500 से 1000 बेड के बन रहे हैं। तो ये क्या चीजें बताना चाहते हैं वो हमें तो समझ छोटी है, लेकिन कुछ लगता है कि ये कहाँ जा रहे हैं। मात्र देश में, एकमात्र देश में जो सही दिशा है वो सिर्फ स्वामी जी ने लेके चल रहे हैं। जो जड़ी बूटियों का जो प्रचार है, जिनकी रक्षा करने के लिए वो रक्षित कर रहे हैं, उनको सुरक्षित कर रहे हैं, तो वो एकमात्र पतंजलि कर रही है। और कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इतने अच्छे ढंग से जड़ी बूटियों का उपयोग, जड़ी बूटियों को बताने वाला हो। आज मैं बताना चाहूंगा कि हर क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी दूरी में सेंटर मिल जाते हैं और आदमी अपनी बीमारियों को उन छोटी सी जड़ी बूटियों से ठीक कर ले रहे हैं। और उन जड़ी बूटियों के नाम पता चल जाते हैं तो वो पता चलता है कि वो तो हमारे खेतों में ही होती है। कितनी बड़ी बात है, इन चीजों का उपयोग पता चलता है। हम लोगों ने जब केवीके में ट्रेनिंग लिया तो मैं आपको बता दूं कि कुछ बहुत मूल्यवान जानकारी मिली, तो मैं इस साधन को देना चाहता हूँ। जैसे आप लोग बाजार से भिंडी लाते हैं या कोई भी ऐसी चीज लाते हैं, अगर कोई बहुत अच्छा कलरफुल है कोई सब्जी है तो उसको चेक कैसे करें? आप रुई में सरसों का तेल लगा लें और उस भिंडी पे आप घिसाई करें उसकी, या टमाटर पे या सेवफल पे, जिस पे भी आप घिसेंगे तो उसको घिसाइए। अगर क्या होता है कि जो भिंडी है उसमें उन्होंने बताया, केवीके में साइंटिस्ट जी ने, कि जो भिंडी है उसमें हरा कलर जो कपड़ों का रहता है, कपड़ों में जो हरा कलर किया जाता है वो कलर उसमें वो लगाते हैं, वो किसी भी कीमत पे छूटता नहीं है। ऐसा लगता है कि भिंडी इतनी डार्क ग्रीन है अपन लोगों को, एक्चुअल में वो डार्क ग्रीन नहीं होती है, उतनी उसमें कलर कर दिया जाता है। उसमें कलर में उसको डुबा के और सुखा के बेचा जाता है जिससे कि मूल्य ज्यादा मिले। तो आपको अगर टेस्ट करना है तो आप रुई में थोड़ा सरसों का तेल लगा लें और उन भिंडियों को घिसे। अगर उसमें हरा कलर छूटता है तो आप ये पहचान पाएंगे कि हमारी भिंडी को हम जो खा रहे थे वो एक हरे कलर वाली भिंडी हम खा रहे थे। तो ये चीजें आपको छोटे छोटे उन्होंने टेस्ट बहुत सारे बताए। जैसे पानी अपन लोग पीते हैं तो ज्यादा कर प्लास्टिक को अवॉइड करें। भले हम ठंडा पानी भी पीना है लेकिन वो भी प्लास्टिक का कुछ रूप अपने शरीर में जाकर वो कहीं जम रहा है। तो इन प्लास्टिकों को जहां भी अवॉइड करें और हो सके तो अपनी स्टील की बोतल जो है वो साथ में रखें, जहां से भी स्वच्छ पानी मिले भरें। वो जो बोतल की अपन पानी लेते हैं वो काफी दिन रखा रहता है। गर्मी और ठंडे मौसम में जब वो 15-20 दिन जब वो बोतल रखी रहती है, 10 दिन भी अगर रखी रहती है, तो वो प्लास्टिक कुछ रेसिडुअल इफेक्ट जो है उस बोतल के पानी में वो छोड़ देता है। तो वो पानी अपन जब बोतल से पीते हैं, अपन तो 20 रुपए की बोतल ले लिए और पी रहे हैं, लेकिन उस पानी से भारी शरीर को नुकसान हो रहा है। एक उन्होंने बताया कि जो एक मूंग में कोराजिन से नुकसान होता है उससे भी कई गुना ज्यादा वो बोतल की पानी पीने से होता है। तो ये चीजें हैं। तो कई चीजें अपने को अनजान है जो पता चलती है इससे कि ये नुकसान है, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई दूसरी चीजों में नुकसान होता है। कुछ पॉलीथीन में जो चाय लेके आ जाते हैं कि 5 चाय भर दो, वो पॉलीथीन में लेके आते हैं और फिर उसको 5 कपों में डिवाइड करते हैं। वो चाय बहुत जहरीली बताई उन्होंने। जो चाय आपने पॉलीथीन में अगर आधे घंटे डाल ली तो उसका इतना रेसिडुअल इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है कि वो पूरे अपने लीवर, फैटी लीवर कर देता है और उससे बहुत ज्यादा शरीर को जो है बहुत नुकसान पड़ता है। तो मेरे ख्याल वो तो स्वामी जी का सही है कि चाय छोड़ दो, ऐसा लगा मुझे। और मैं बता दूं आपको, जिस दिन से उन्होंने बताया केवीके में, तो मैं तो चाय पीना ही त्याग दिया कि साला चाय ही नहीं पियो। इससे तो क्या मतलब, साला बाहर इतनी पॉलीथीन इतना उन्होंने बता दी है तो क्या मतलब है। वो सही है, चाय ही छोड़नी चाहिए। जो कभी कभी विशिष्ट लोग कुछ कहते हैं और अपन मानते नहीं है, लेकिन लगता है कि मानना चाहिए। और उस दिन से वो चाय हमने बिल्कुल छोड़ दी कि भैया हम उस दुकान में पीना ही नहीं चाय। जब दूध में मिलावट, साला पन्नी से परेशान, अरे तो ऐसी चीज पियो ही मत, हटाओ साले, क्या मतलब ऐसी चीज पीने से।
दूध में इतनी मिलावट बताई उन्होंने, 2 स्पेस से दूध बन जाता, यूरिया से दूध बन जाता, इतनी सारी चीजें आ रही है बाजार के अंदर। 1 लीटर दूध बनाने में 25 रुपए, जो 25 पैसे का पाउडर लगता है। अब आप बताइए, तो आदमी दूध डुप्लीकेट बना डेयरियां कम होते जा रही हैं, डुप्लीकेट दूध धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज आप कहीं भी दुकान में ऑर्डर करेंगे दूध का कि साहब मेरे को कल 200 लीटर दूध चाहिए, वो दुकानदार कभी मना नहीं करता कि मेरी गाय दूध नहीं देगी, वो हाँ साहब मिल जाएगा, कल आप 200 पॉलीथिन कितनी चाहिए, आप 250, और जितना बोलो उतनी दूध देने को तैयार है। बताइए आप, जो दूध, ऐसा कैसा दूध है, जितना भी कितनी शादी हो जाए दूध कभी कमी नहीं पड़ता, ये कहाँ से आ रहा है, इसका कौन जवाबदार है? छोटे छोटे बच्चे आज दूध पी रहे हैं, माताएं पी रही हैं, ये कहाँ, ये दूध कहाँ ले जा रहा है मानव जाति को? ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके विषय में बहुत लंबी मतलब बात चली केवीके में दूध के विषय में। तो अभी उन्होंने मशीनें लाए हैं जो दूध से पाउडर बना देती हैं, बहुत अच्छी मशीनें हैं जो दूध से सीधा पाउडर बन जाती है। तो वो शायद डेयरियों को मजबूत करेगी, जो डेयरी उत्पादक हैं उनको कहाँ कहाँ परेशानियां आ रही हैं, इस पे भारत सरकार बहुत अच्छा एनालिसिस करवा रही हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ डेयरियां वाले पीछे हो रहे हैं, नई नई घासों का उत्पादित हो रही हैं। मैंने भगवान दास कुशबस भाई साहब के यहाँ पे एक घास के कुछ पौधे देखे जो बहुत अच्छे, बहुत मतलब इतने मोटे, एक गन्ने जैसे मोटे होने के बाद भी बिल्कुल नरम। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी कहीं कॉलेज से ये बीज प्राप्त किया था। तो ये धीरे धीरे डेयरियों का जो है मजबूती की तरफ सरकार बढ़ रही है, और उस पर लगा हुआ है, निरंतर लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में डुप्लीकेटिंग हो रही है तो वो दूध है। आज दूध के अंदर इतनी भारी डुप्लीकेटिंग हो रही है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं कह सकती। हो सकता है कि जो रेलवे में जो चाय अपने को देने वाला हो, मैंने कहीं सुना था कि पूना में चेक हुआ तो उसने 20 साल से कभी दूध ही नहीं खरीदा, यानी केमिकल की ही चाय पिलाई उसने, उसके ऊपर जब कैमरे लगाए गए। तो ये चीजें ऐसी आ रही हैं निकल के, और इस केमिकल से बचने के लिए अपने को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, और अपने घरों में गाय पालनी पड़ेगी। आप गाय तो पालनी पड़ेगी, और गाय नहीं है तो किसी डेयरी में अपने को दूध लेने खुद जाना पड़ेगा कि शुद्ध अपने को दूध मिले और अपने बच्चों को सही चीज मिल सके। प्लास्टिक का बहुत ध्यान रखने का उन्होंने कहा। और दूसरा, दूध पे जो चर्चाएं हुई तो दूध की बहुत सारी मशीनें आ गई। वो मशीनें उन लोगों ने दिखाई हमें, ये मशीनें ऐसे पाउडर बनाती हैं, ये इससे पनीर बनता है। ये सारी मशीनें अब केवीके में सरकार कोशिश कर रही है कि नए नए डेयरी के ऊपर कम काम हुआ है तो ये मशीनें आए और किसानों को जागरूक किया जाए। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा किसान ऐसी जगह जाके प्रशिक्षण लें और इन मशीनों को देखें, और अगर डेयरी उद्योग से आप जुड़े हैं तो उन मशीनों का उपयोग अवश्य करें, जिससे आप लोगों की आय बढ़ जाए। हमने बताया कि सर ये जो हम लोग जैविक खेती करते हैं तो उसमें हम लोगों को नाइट्रोजन की प्रॉब्लम आती है। उन्होंने भी इस चीज को माना कि नाइट्रोजन का भी सही सॉल्यूशन, जो बहुत अच्छा सॉल्यूशन होना चाहिए, वो नहीं है। और वहां भी केवीके ने यही बताया कि कीड़े मकोड़े अगर आपको कंट्रोल करने हैं तो आपको फेरोमोन ट्रैप, नीली पीली पत्ती, इन पे जाना ही होगा। इनके बगैर आप कीड़ों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, इनको लगाना पड़ेगा। आपको बवेरिया बासियाना जो जैविक फंगस है वो आपको उपयोग करना पड़ेगा, जो अभी हम लोग नर्मदापुरम में दादू की टीम से जो हम लोग कर रहे हैं, जो ट्राइकोडर्मा बढ़ाने का सोच रहे हैं। मैंने मदर कल्चर लेके आ गया हूँ, ऐसा हमारे ग्रुप ने निर्देश किया था कि वहां से आप मदर कल्चर लेके आ जाएं। तो मैंने अभी ट्राइकोडर्मा का मदर कल्चर मुझे मिला तो मैं लेके आया हूँ। अब उसको 1 लीटर से 10 लीटर बनाने का जो योगाहार कार्यक्रम के माध्यम से पूना में जो ट्रेनिंग ली थी और जो नर्मदापुरम में ट्रेनिंग हुई थी, अब उसका फल मिलने की तैयारी चल रही है, और आगामी फसलों में हजारों लीटर की तादाद में ये ट्राइकोडर्मा डलेगा। इस योगाहार कार्यक्रम का पहला जैविक टॉनिक होशंगाबाद के नर्मदापुरम में दादू की टीम डालने जा रही है, तो हजारों लीटरों में डलेगा।
आपको बता दें कि वहां हम लोगों ने ये सीखा केवीके में कि कैसे इसको पहचानना है, कैसे जीवाणुओं की संख्या का सही पता चलता है, कैसे प्रैक्टिकल किए जाते हैं। हम लोग बनखेड़ी केवीके गए थे, वहां भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और बहुत बहुत सारे दादू के साथ हमने बहुत सारी रीडिंग ली, पे बहुत सारा में मिला और वो अध्ययन जो है हमें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो हम बताना चाहते हैं कि नर्मदापुरम में इतनी ज्यादा योगाहार कार्यक्रम जो हुआ था, उसके प्रचार से यहाँ का प्रशासन भी काफी सुधरा। यहाँ के प्रशासन आज इतने योगाहार कार्यक्रम कर रहा है कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जहाँ योगाहार कार्यक्रम के सदस्य हमारे तीखड़ वाले वर्मा जी, रूप सिंह भैया, मतलब बुलाते ही हैं योगाहार कार्यक्रम के दादू। हम लोगों को मतलब एक सम्मान मिलता है हमारे जिले में, भैया उनको बुलाओ, वो योगाहार के 5-6 लोग, अशोक भैया जाते हैं, मतलब बुलाते ही हैं। ये एक रूटीन सा चल गया है। और हमारे पास फोन आ जाते हैं, भैया आज यहाँ पे जेबी की चर्चा होने वाली है, तो आप लोग आ पाएंगे? तो हम लोगों को बात करके जब वो डेट रखते हैं, भैया कब है आपके पास टाइम, तो हम लोग बताते हैं साहब, दादू बोलते हैं कि साहब मंडे से रख लीजिए सर आप, तो मंडे को हम लोग, मतलब आप देखिए हम लोगों की एक कार्यक्रम की बदौलत कितनी इज्जत। और एक अपने योगाहार कार्यक्रम की टीम ने जो यहाँ कार्यक्रम में किया था, तो उसका कहीं ना कहीं दीप से दीप जलने का कार्य शुरू हो गया है और इसके रिजल्ट बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आश्चर्यचकित रिजल्ट मिलेंगे इस नर्मदापुरम में। मैं बताना चाहता हूं कि सदन कि वो कार्यक्रम यहाँ के लिए नींव का पत्थर साबित होगा कि कितने लोग आज कोई भी कार्यक्रम नर्मदापुरम का इस योगाहार के सदस्यों के बगैर नहीं होता। बहुत सारे कार्यक्रमों में मुन्नीलाल सर जी को बुलाया गया, बहुत सारे यहाँ कॉलेजों में कार्यक्रम होते हैं, कॉलेजों में बुलाए गए, बहुत सारे कॉलेजों में हमारा सम्मान हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, यही हमारा इस कार्यक्रम से जुड़ने का जो हमें प्रतिफल मिल रहा है, उसका कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। और जो नहीं जुड़ रहा है तो वो जिसके भाग में है वो ही इसका प्रसाद ले पाएगा, और जिसके भाग में नहीं है वो नहीं ले पाएगा। जी ओम, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, और जो भी जानकारी सदन को चाहिए हो मेरे से तो मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शरद जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण संबोधन आपका रहा है। निश्चित है सवाल और मन की बात हमारे किसान भाई कहेंगे। मैं आपने जो कहा है, पत्थर और भगवान पहले हुआ करते थे, युग पहले हुआ करता था, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी ने जन जन तक पहुंचा दिया। ये आप पहले से ही आपने इतना आप में ज्ञान था, परंतु योगाहार के माध्यम से आपने जन जन तक पहुंचाया। योगाहार कार्यक्रम में जब से आप शरीक हुए तब से यह विराट जो है आपको साधन मिला और आपको अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म मिला, और आप में ऊर्जा जो भरी है, आपका जो विचार है, हमने सोचा हमेशा तैयार रहते आप किसान कल्याण के लिए, समाज सेवा के लिए। जी सदन में आदरणीय मेयरपाल जी ने हैंडल किया है, मैं उनको सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं, वो अपनी बात आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से रखें। अनम्यूट कर लें मेयरपाल जी। सदन को प्रणाम। और आज जो जी चर्चा चल रही है, और कल वर्मा जी आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट, बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है। इन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और जो भी किसान सुन रहे हैं, इनसे जो सीख लें और अपने कार्य में आगे बढ़ते रहें। और ये जो हर भारत के हर कोने तक ये आवाज जानी चाहिए। और मैं हमारे चीफ गेस्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो स्विफ्ट कौन है वो किस टाइम लगता है? और एक हमें सोयाबीन का बीज चाहिए था, और उसका लगाने का क्या टाइम है? और 1 एकड़ के अंदर कितना बीज लगेगा? और हमें बीज भी सोयाबीन का चाहिए था, तो बताने का कष्ट करें। धन्यवाद जी। वो वेराइटी और बता दें आदरणीय मेयरपाल जी, जो आपने वेराइटी मुझे बताई थी वो और बता दें, कौन वेराइटी का सोयाबीन चाहिए?
ये पहली बार लगा रहे हैं मुनीलाल सर जी, जो आप पे कौन सी अच्छी वैरायटी हो हमें वही बताएं। तो अभी हम लोग यदि आपको बताएं केबीके में गए थे तो उन्होंने एक वैरायटी बताई 2098 केबीके के निकला हुआ है और ये शायद केबीके बनखेड़ी में उपलब्ध भी है ये। तो ये वैरायटी की विशेषताएं बताई कि आप मौसम में आने वाली वैरायटी है, कुछ मौसम में चेंज भी अगर आता है तो ये उसको सहनशील है, कुछ वाइट फ्लाइट से सहनशील है, कुछ जड़ों में जो जैसे फंगस ज्यादा लगती है तो इसमें कम लगती है। ये वैरायटी वहां से बनाई गई है और हमने वहां पे देखा कि इतनी महंगी महंगी मशीनों से जो केबी के बीज बना रही है वो इतना मतलब पावरफुल बीज है, बहुत अच्छा। तो मैंने भी वहां से 5 एकड़ का बीज ले लिया और बहुत अच्छा उन्होंने उस वैरायटी के विषय में बताया। तो वो वैरायटी मैं अपने लगा रहा हूँ और तैयारी कर रहा हूँ उसकी। आपको बता दें कि ये 1 एकड़ में लगभग 40 किलो उन्होंने कहा है लगाने का। तो उसको और अगर आपके पास प्लांटर है इसका, जिससे कि थोड़ी सी उसमें पानी निकास भी बने, पाली पे अगर सोइंग होता है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा उत्पादित करेगा। प्लांट पॉपुलेशन और जो है वो पूरी अच्छे से आपको रखनी पड़ेगी। खेतों में पानी निकास होना चाहिए और व्हाइट फ्लाई ये ना रखने के लिए अगर हफ्ते में आप नीम और ये जो अपने काढ़े होते हैं इनका स्प्रे आप करते रहेंगे तो इससे ज्यादा लाभ होगा। और उन्होंने कहा कि जैसे जैविक जो आप दवाएं डालते हैं इनका टाइमिंग कम होता है, काम तो ये कोराजिन से ज्यादा करती है। उन्होंने बताया कोराजिन में ये है कि आपको 30 दिन मिलता है, लेकिन इनमें आपको हर 7 दिन में डालनी है। बस आदमी सिर्फ अपने खेत में उन्होंने बताया इसलिए नहीं डालता कि हर 5-7 दिन में डालनी पड़ती है। इस छोटे से बचत के लिए किसान उन दवाओं का उपयोग करता है। तो ये बात बहुत अच्छी केवीके ने बताई। और इनको अगर आपको बीज के विषय में संपर्क करना है तो हम डॉक्टर साहब केवीके का नंबर आपको दे देंगे। खेड़ी वाले जो पटेल साहब हैं वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं तो वो आपको बीज उपलब्ध कराने की हम कैसे बीज आएगा वो बताएंगे मनीलाल सर जी। धन्यवाद। आदरणीय स्विफ्ट कौन के और बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दो जी हमें। जी स्विफ्ट कौन स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न मक्का सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। स्वीट कॉर्न मक्का जो होता है अपन भट्टे जो अपने जो रहते हैं ना भूंज के जो खाते हैं और जो मेले में उपयोग होता है, तो 1 एकड़ में लगभग 28,000 पौधे लगते हैं, मैं बताऊं आपको। और जब अपन भुट्टे का जब गाही करने जाते हैं तो 25,000 भुट्टे कन्फर्म अपने को प्राप्त हो जाते हैं अगर उनका जो हाइब्रिड है बीज। और ओपी वैरायटी भी अब केबीके ने निकाल दी बहुत अच्छी स्वीट कॉर्न की भी। तो वो वैरायटी अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो जो मेले आपके आसपास होते हैं, बड़े मेले जो भी आपका क्षेत्र है वहां पे मेले जरूर लगते होंगे। और जो मेलों की संख्या अगर 5,000 से ज्यादा आदमियों की मेला होता है वहां, तो वहां भुट्टे खाने का एक जो शौक है वो पूरे इंडियन लोगों में रहता है। तो उसकी और वो भुट्टा जो होता है आप देखिए इतना बढ़िया, अगर उसको गर्म करके तो आदमी नहीं खाने वाला भी रोक नहीं पाता है, वो भी भुट्टे खाता है। अगर भुट्टे की आप ऐसे मतलब अपने खेतों में डिजाइन करें कि जब जैसे ठंड के मौसम में अगर कहीं पे कोई मेले हैं बहुत बड़े और उससे आप 90 दिन पहले अपने खेत में स्वीट कॉर्न लगाते हैं तो उसका अच्छा पैसा मिलता है, 1-1.5 लाख रुपए एकड़ से ज्यादा मिलता है। पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद उपयोग करके देखें, इसमें आपको पैसा बहुत मिलेगा। और वो भुट्टे में अगर कोई छोटा किसान है तो वो और लाभ ले सकता है। वो ऐसे कि आधा एकड़ उसका खेत है और उसने लगा लिया और वहां पे ठेला लगा के और खुद भूंज के अगर देता है तो वो 30 रुपए एक भुट्टे लेता है। तो 30 आप ये सोचिए कि जो भुट्टा आपने 30 रुपए का बेच दिया और अगर आपने 20,000 ही भुट्टे प्राप्त कर लिए तो मैं क्या बताऊं साहब आप कितना पैसा प्राप्त करेंगे, शायद आप भी सदर में नहीं बता पाएंगे। ये मेरा कहना है।
थोड़ा लगाने का टाइम बताओ शरद वर्मा जी, लगाने का। भाई लगाने का टाइम 12 महीने होता, स्वीट कॉर्न तो आप कभी भी लगा सकते हैं, पूरे 12 महीने। भुट्टे में कोई भी ये नहीं है टाइम कि आप कब लगाएं। आप सर हमेशा लगाएं। हमारी ये मक्का और स्वीट कॉर्न एक ही वैरायटी को, इसको मक्का को ही स्वीट कॉर्न बोलते हैं क्या जी? हाँ, मक्का जैसे ही होता है, मतलब भुट्टा जो होता है वो स्वीट होता है, शक्कर जैसा मीठा थोड़ा। तो हमारे तो इधर मक्का का बीज तो मिल जाता जी, वो स्वीट कॉर्न वाला बीज बस इधर। आपको ये भारी जब ठंडी होती है, जैसे बहुत ज्यादा ठंडी हो उस समय सोइंग ना करें, बस वो 1 महीना रहता है जो भारी ठंडी का, उस समय वो अंकुरित कम होता है। बाकी पूरे आप 10 महीने आप पूरा लगा सकते हैं इसको। धन्यवाद। आपके यहाँ जो जो मेला लगते होंगे, कृषि मेले या कोई बड़ा मेला, हाँ आप उसके हिसाब से उसको लगते। डिजाइन करिए। हाँ हमारे के यूके के अंदर बहुत बड़े मेले लगते हैं, बस कम से बस, कम हमारे हिसार जिला के आसपास काफी मेले लगते हैं। तो सर आप डिजाइन करिए उसके हिसाब से, बिल्कुल। धन्यवाद जी शरद वर्मा जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय मेरपाल जी। और आपको जरूरत पड़ेगी आदरणीय शरद जी से संपर्क करके, आपका सोयाबीन आपके पास आ जाएगा। 1 एकड़ में आप शुरुआत करिए और ये शुरुआत करेंगे आप। और मक्का लगाने की बात भी आपको बताइए कि किसान कैसे समृद्ध हो सकता है। यही हकीकत है, सरकार की योजनाओं से और उससे कुछ होने वाला नहीं। युवा हर कार्यक्रम में अगर हम अनुभव शेयर कर रहे हैं, यही हकीकत है और इससे बदलाव आएगा। जी आदरणीय अशोक जी ने हैंड रेज किया था। मैं आप अपनी बात रखें और फिर मैं आप आदरणीय बने सिंह जी को बोलूंगा। जी अशोक जी, अगर कोई बात हो तो आमंत्रित है। आदरणीय बने सिंह जी। जी ओम, सदन के लोगों को मेरा प्रणाम। आज जो हमारे सद वर्मा जी ने जानकारी दी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सभी प्लास्टिक के विषय में और जहरीला खान पान के विषय में। परंतु इसका तोड़ है वो मैं बता सकता हूँ कि अच्छे लोग अगर राजनीति में अगर अपन आएंगे तो अपन एक साथ सबको कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं कि अपन एक एक व्यक्ति और एक किसान को कब तक जगाते रहेंगे। अच्छा स्वाभिमान का एक जिला कलेक्टर अगर बन गया तो जिला कलेक्टर वहां से संचालन करेगा, उसको सबका पालन करना पड़ेगा और उसी के अनुसार सब वहाँ के किसान और वहाँ की जनता चलेगी। उस आधार पे कार्य बहुत बड़ा हो सकता है। अपन एक किसान को प्लास्टिक की जानकारी देंगे, एक किसान को रासायनिक की जानकारी देंगे, ये मत खाइए वो मत खाइए, तो इसका प्रचार भी चलना चाहिए। प्रचार चलना चाहिए एक जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, बहुत एक जैसे चुनावी प्रचार चलता है ना, इस प्रकार से जहरीले खान पीन का प्रचार भी चलना चाहिए। वो भी निश्चित है कि आने वाला संकट तो बहुत खतरा मंडरा रहा है प्लास्टिक की चीजों से और जहरीला अनाज से। इनसे बचने के लिए अपने पास कोई उपाय नहीं होगा, आगे चल करके बहुत खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है। तो राजनीति के विषय में भी क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें। मेरे ख्याल जैसे जो फसल अपन लोग उगाते हैं, ऐसे ये जो नेताओं की फसल उगती है उसके तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। उसमें भी अपने को जैविक फसल उगानी पड़ेगी। अब ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा जो प्रकृति प्रेमी हो, जो मानव को ऊपर ले जाना चाहते हो, जो घर से उनको कोई वो ना हो, जैसे कोई संत महात्मा हो। पहले भी अपने अगर पुराना इतिहास उठा के देखो तो जो संत महात्मा जिस पे हाथ रख देते थे वो ही बड़े पुत्र को वो राज्य दे देते थे। ये आज का नहीं है, ये अपने जो ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो अपने बुजुर्गों ने जो बनाया है, अपने बुजुर्गों, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय भी बड़े बड़े जो निर्णय करते थे वो संत महात्मा ही करते थे कि कौन क्या कौन सा पद लेगा, और वो ही ऐसे चल रहा है भारत देश उस दिशा में कि ऐसे लोग संत महात्मा अब आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे ही संत महात्मा और आगे बढ़ने चाहिए। और इस जो आपने चुनाव का वो रखा है, मैं तो कहता हूं कि पतंजलि को भी इस और आगे आना चाहिए। जी हो। मैंने सदन में पहले कई बार दर्शाया है कि आज के मतलब वर्तमान में पूरे धरती माता के ऊपर सारे पृथ्वी को विध्वंस करने का बाजार सजा हुआ है। बाजारों में देखो प्लास्टिक, जहरीले की दुकान, हॉस्पिटलों की दुकान, दिन पे दिन सभी चीजों का विध्वंस मतलब बढ़ते जा रहा है। इस प्रकृति को विध्वंस करने का तरीका और मानव को विध्वंस करने का तरीका।
इनको बचाने का तरीका जो अपन अपनाएंगे, ये ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा देंगे तो वो एक अपन कारगर साबित हो सकते हैं। और उसका सबका मूल आधार है राजनीति। राजनीति में भ्रष्ट लोग रहते हैं, वो बहुत चंदे पैसे लेकर के, आज अपन देखिए ना, देश के अंदर इतनी शादियां चलती, बहुत सारे शादियां, उसमें दूध और मावा कहाँ से आया था इतनी ज्यादा मात्रा में? और जब वो शादियां बंद हो गई तो वो गया कहाँ? और उस केमिकल के खान पीन को सभी लोगों ने बढ़ावा दिया था। जितना दूध चाहिए उतना दूध मिल जाता है, बताइए। हाँ, जितनी मिठाइयाँ चाहिए सब मिल जाती है। और वो शादियां बंद हो गई तो वो सब मिठाइयाँ और दूध का वो बेचे गई कहाँ, किसके पास चली गई फिर? देश के अंदर बहुत ज्यादा मिलावट और बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुका। और आज के वर्तमान में अगर सबसे दूषित अगर है तो हवा और पानी, ये सबसे ज्यादा खतरनाक दूषित है। इस कोरोना काल में आपने कभी सोचा है कि कोरोना मतलब गर्मी के समय ही क्यों आया है? क्योंकि गर्मी के समय हवा शुद्ध करने का कोई यंत्र नहीं है प्रकृति में। बारिश और ठंड के मौसम में तो फिर हवा शुद्ध होती रहती है धीरे धीरे, पर जैसे गर्मी आती है और कोरोना बढ़ जाता है तो हवा सबसे ज्यादा दूषित हो चुकी है आज के वर्तमान में। धन्यवाद गणेश सिंह जी। और आपने जो आदरणीय, राजनीति मुझे मेहरा जी का नंबर चाहिए था, नंबर उपलब्ध हो जाएगा क्या उनका? नहीं, नहीं होगा, इतने दिन जुड़े हो गए, मेहरा जी का नंबर आपके पास नहीं है तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। उनसे कुछ जानकारी लेना था यार। मिल जाएगा आपको नंबर, अभी हम दे देते हैं। तो मैं चाहूंगा आदरणीय गणेश सिंह जी ने जो आज हमारे चीफ गेस्ट महोदय से सवाल किया है, उनके फोन बज रहे हैं मुझे मालूम है, बस 2 मिनट और लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, चूंकि आपका समय रहता है, कई लोग लाइन में लगे रहते हैं आपसे मार्गदर्शन लेने के लिए फोन पर तमाम कारोबार। मैं जैसा राजनीतिकरण की शुद्धिकरण की बात की है, यह बात सही है, हम सबको विचार बदलना पड़ेंगे। हमें राजनीति, और हमारे परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी ने सिर्फ अभी एक राष्ट्र ऋषि को तैयार किया है, समझ रहे हैं आप? एक राष्ट्र ऋषि परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तैयार किया। वो गुजरात से लेकर आए, उन्होंने महाकुंभ में साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद दिलवाया और वहां से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए प्रस्ताव दिया। और आज एक राष्ट्र ऋषि को उन्होंने तैयार करके आज भारत की स्थिति संभलने की स्थिति आने लगी है। जो आदरणीय गणेश सिंह जी आप कह रहे हैं, नहीं तो राजनीति की स्थिति को देखिए आप, इसके पहले क्या स्थिति थी, अब बदल रहा है धीरे धीरे। और हम सबको राजनीति में अच्छे लोगों को लाने की आवश्यकता है। आपने जैसा किया कि पतंजलि, तो प्रभारी महोदय जी, मैं आपकी बात काटना चाहता हूं बीच में। आज के हमारे भारत भूमि में क्या है कि अच्छे स्वाभिमान लोग राजनीति में आगे नहीं आना चाहते, इसी का दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। और हमको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि हम स्वाभिमान लोग राजनीति में सबसे पहले आगे आना होगा हमारा। ये कांग्रेस ही है ना, ये इसका चुनाव रिजल्ट निकाल देना, क्या 80% 90% मतदान हुआ तो वहां कहीं ना कहीं बीजेपी जरूर बैठ रही है, इसका आंकलन है। उन्हें मालूम है कि स्वाभिमान लोग राजनीति नहीं करते और भ्रष्ट लोग हम चढ़ बढ़ कर राजनीति करेंगे तो हमारे बार सफल तो होते हैं, और उनका ये सिलसिला जारी रहता है। इसलिए हम स्वाभिमान लोगों को भी बढ़ चढ़ करके राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूँ। राजनीति में आना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ योगहार परिवार के सदस्य भी आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कोई विधायक बने, तो मैं तो आह्वान करता हूँ। और हम सब लोग इस पे अगर कहीं से कोई सदस्य अपना चुनाव लड़ता है तो उसको अपन सहयोग करेंगे और प्रार्थना करते ईश्वर से कि हम सब इस और आगे बढ़े, क्योंकि राजनीति में सक्रियता बहुत आवश्यकता है, जहां से हम कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। कांग्रेस के निवेदन था मेरा प्रभारी मतलब, कांग्रेस के लोगों ने ये पूरे भारतवर्ष में एक आंकलन निकाल रखा है कि भ्रष्ट और बेईमान लोग 30% है, स्वाभिमान लोग 70% है। और 70% लोग जब तक चूक बैठे रहते हैं, जब तक उनको सफलता मिलती रहती है। अगर 70% लोग अपन जाग गए तो भ्रष्ट लोगों को कभी सामने आने का मौका नहीं मिलेगा। फिर मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हमें अच्छे व्यक्तियों से लेना देना है। हमारे अच्छी विचारधारा के व्यक्ति इस राष्ट्र के लिए जो जरूरत है, आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है, आज हमें प्राकृतिक जैविक खेती की जरूरत है, हमें विचार शुद्धिकरण की जरूरत है। सोच हमारा राष्ट्र तभी संपन्न शुद्ध हो पाएगा। समय लगभग 8:03 हो गया है। अब हम चूंकि आज के इस कार्यक्रम को समापन करेंगे और किसी का